यहां के उद्यमियों के सामने और यहां के नागरिकों के सामने एक पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश अपनी इन सभी अंधकार के युग से उभर करके, बीमारू राज्य से उभर करके एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो चुका है। आज मैं कह सकता हूं कि अब उत्तर प्रदेश देश की छठी नहीं बल्कि बहुत शीघ्र दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देश के सामने होगा और आने वाले 5 वर्ष हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जो संकेत आप देख रहे होंगे, ये संकेत इस बात को बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आने वाले समय में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनेगा और देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। इसमें आप सबका सकारात्मक योगदान हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे सामने चैलेंज थे। राजनीतिक इच्छा शक्ति, उसके लिए किसी को कहने की आवश्यकता नहीं थी। एक मुख्यमंत्री को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं निर्णय लेने की सामर्थ्य विकसित करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश ने उस दिशा में कदम बढ़ाए। रिफॉर्म करने में उद्योग जगत की उन बैरियर्स को हटाने के लिए जितने रिफॉर्म हो सकते थे, हमने खुले दिलो दिमाग से उस कार्यक्रम को संपन्न किया। उत्तर प्रदेश इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान से आज नंबर 2 स्थान पर आने में सफलता प्राप्त की है और इसमें भी तमाम नए रिफॉर्म इस सब के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं। हम उसको लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। उत्तर प्रदेश में यानी किसी भी देश के अंदर किसी भी स्तर पर निवेश के लिए जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, सबसे पहली आवश्यकता होती है सुरक्षा की। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम आज एकदम जीरो पर है। यहां कोई अपराध अब नहीं हो सकता। कोई यहां किसी का फिरौती के लिए अपहरण नहीं कर सकता। कोई गुंडा जाकर के किसी इंडस्ट्री में जाकर के वह या उसका गुर्गा जाकर के किसी उद्यमी को या वहां उनके किसी कार्मिक को धमकी नहीं दे सकता। जबरन कोई उद्योग को बंद नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार की उद्योग जगत की उन अड़चनों को, चाहे वह माफियाओं से जुड़े हुए मामले रहे हों, पेशेवर गुंडों और राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले उन गुंडों का मामला हो, इन सब से मुक्त होकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो नई रैंकिंग है उसमें उत्तर प्रदेश के स्थान को आप अनुभव कर सकते हैं। और अपने आप में उत्तर प्रदेश ने इस दौरान एंटी भू माफिया टास्क फोर्स गठित करके 64,000 हेक्टेयर लैंड को भू माफियाओं के कब्जों से मुक्त करवा करके अपने इंडस्ट्री के लिए एक लैंड बैंक बनाने का भी कार्य प्रारंभ किया है। तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश आज आप सबके सामने है। हर एक क्षेत्र में आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश ने एक नए विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। बैंक मैं जब आया था तब उत्तर प्रदेश की 42-43 CD रेशियो था बैंक्स का। जितने बैंकर्स थे, जब मैं उनके साथ स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक करता था, मैं अक्सर देखता था। हम लोग जब भी उनसे चर्चा करते थे कि क्या है उत्तर प्रदेश की स्थिति, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 56% तक पहुंच चुका है और बहुत शीघ्र हम इसको 60% तक ले जाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। और वर्तमान में जो रिजर्व बैंक के डाटा आंकड़े आए हैं वे समझने के लिए पर्याप्त होंगे कि उत्तर प्रदेश आज किस दिशा में आगे बढ़ चुका है। ये चीजें दिखाती हैं एक सकारात्मक दिशा उत्तर प्रदेश के अंदर है। इंडस्ट्री के लिए एक अनुकूल अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी भी राज्य ने
इस सदी की इन 6 वर्षों में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना करते हुए भी आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। 25 करोड़ की आबादी है हमारी, हमें हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती है। उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे पास स्टेट के पास भी रेवेन्यू सरप्लस है और उत्तर प्रदेश अपने बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र था उनके पास अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड इन सब से वंचित था। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर आप जाइए, आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच से उसकी स्पाइनल कॉलम बन करके पूरी मजबूती के साथ विकास की एक नई आहट को उस क्षेत्र के लिए आमंत्रित कर रहा है। इसमें विकसित हो रहे नए औद्योगिक क्लस्टर एक नई आभा के साथ उत्तर प्रदेश, नए उत्तर प्रदेश का दर्शन हम सबको कराते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कोई सोचता भी नहीं था बुंदेलखंड के बारे में। मुझे याद है 2017 में जब सरकार बनी थी, उससे पहले 2016 में बुंदेलखंड के लिए भारत सरकार को टैंकर से पानी भेजने पड़े थे। और भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बुंदेलखंड के हर घर में हमने नल से पानी पहुंचा दिया है। हर घर में बुंदेलखंड के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बिछा दी गई है और बुंदेलखंड के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी 2 महत्वपूर्ण नोड स्थापित हो रहे हैं, एक झांसी में और एक चित्रकूट में। मुझे याद है जब मैं पहले विजिट में झांसी गया था तो उस समय लोगों ने मुझसे मांग की थी कि क्या हमें पानी पीने के लिए मिलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश 1947 में आजाद हुआ था, मैं मुख्यमंत्री 2017 में बना। इन 70 वर्षों में प्रदेश क्या कर रहा था। और तब मैंने कहा भी जितना पैसा लगेगा लेकिन हम लोग यहां के लोगों को पानी जो अवश्य उपलब्ध कराएंगे, शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। और आज मुझे प्रसन्नता है ये बताते हुए कि हर घर नल की योजना बुंदेलखंड के लिए हमारी सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुकी है। हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम हम लोग पहुंचा चुके हैं। सिंचाई की योजनाओं को प्रभावी ढंग से वहां लागू कर दिया गया है। और उस समय मैंने घोषणा की थी कि जल जीवन मिशन को भी हम यहां आगे बढ़ाएंगे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए जब मैं चित्रकूट में गया तो मैंने वहां के उद्यमी और व्यापारियों की एक बैठक की। ऐसे ही मैं रात्रि को वहां रुका था, एक 2 कमरे का गेस्ट हाउस था वहां पे, तो प्रशासन को संकोच हो रहा था। उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं तो कहीं भी रुक जाऊंगा, मेरे लिए तो एक तख्ता चाहिए, हम उसी में रह जाएंगे, लेकिन कोई समस्या नहीं। मैं रात्रि को रुका, मैंने रात्रि को ही बुलाया लोगों को और मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी आखिर ये चित्रकूट विकास क्यों नहीं कर रहा है। आज से हजारों वर्ष पहले भगवान राम यहां आए होंगे और यहां पे देश और दुनिया आना चाहता है, ये विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो बंद कमरे में थे हम लोग। उन्होंने कहा, देखिए बंद कमरे में हम बोल दे रहे हैं, यहां कुछ डकैत हैं जो अपहरण करते हैं और हम लोग भी किसी प्रकार से अपनी करके रखते हैं, इसलिए अपना विस्तार भी नहीं करते। तो मैंने कहा, अगर डकैतों का सफाया हो जाएगा तो क्या यहां निवेश होगा। लोगों ने कहा उससे होगा। मैंने कहा, मैं अगली बार तभी आऊंगा जब डकैतों का पूरा सफाया करके आऊंगा, और घबराइए मत। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मैं अगली विजिट में जब गया 6 महीने के बाद, तब तक वहां से सभी डकैतों का सफाया हो चुका था। आज वहां पे चित्रकूट में या बुंदेलखंड में कोई डकैत नहीं है, कोई डकैती नहीं पड़ती, कोई अपहरण नहीं कर सकता, कोई इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। आज वहां निवेश हो रहा है, अच्छे उद्योग हो रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ चुका है। वहां पर एयरपोर्ट का निर्माण अंतिम चरणों में चल रहा है, बहुत शीघ्र हम एयर कनेक्टिविटी वहां देने जा रहे हैं।
आज वहां पर बहुत स्पष्ट नजर आता है, बुंदेलखंड में चित्रकूट एक बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित हो सकता है। यह आज वहां बहुत अच्छे ढंग से देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति अन्य जगहों की थी। नोएडा तो आप सबसे जुड़ा हुआ है। आप में से ज्यादातर लोगों ने निवेश किया है, किसी न किसी रूप में नोएडा में आप लोग रहते हैं। लेकिन नौकरशाही कितनी चालाक थी, पॉलिटिकल लीडरशिप जान न पाए, इसलिए कह देते थे कि मुख्यमंत्री के लिए अभिशाप है नोएडा जाना, और मुख्यमंत्री इसलिए वहां जाएंगे ही नहीं। और नहीं जाते थे, और नोएडा को एक लूट का अड्डा बना दिया था। हजारों करोड़ रुपए के घोटाले वहां हुए। जिस नोएडा को उत्तर प्रदेश का चेहरा बनना चाहिए था, देश के डेवलपमेंट का ग्रोथ इंजन के रूप में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए थी, और नोएडा दम तोड़ रहा था। इंडस्ट्री भी परेशान थी, वहां का नागरिक जो बच चुका था वह भी परेशान था। तो सबसे पहले मैंने तय किया कि वहां जाऊंगा। लोगों ने कहा, अरे साहब, आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जब वहां जाता है तो हट जाता है। तो मैंने कहा, ये कुर्सी में क्या जीवन भर के लिए आए हैं क्या? जो कल जानी हो आज चली जाए, अच्छी बात है, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। वहां बातचीत करूंगा, इंडस्ट्री से भी बातचीत करूंगा, बिल्डर बायर से भी बातचीत करूंगा, कॉमन मैन से भी मिलूंगा, और वहां की समस्या का समाधान भी करूंगा। आज भाइयों बहनों, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आप जाइए, आपको दिल्ली और वहां का अंतर बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर दिखाई देगा। देखिए, टीम तो वही है, नौकरशाही जो पहले थी वही नौकरशाही वहां काम कर रही है आज भी, लेकिन लीडरशिप चेंज होने का कितना अंतर आता है, ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा में भी और एनसीआर में भी आपको दिखाई देता होगा। मैं गया वहां पर। हमारे एक और जिले के लिए कहा जाता था, बिजनौर के लिए, कि मुख्यमंत्री रात्रि को वहां नहीं रुकेंगे। मैं असमंजस में था कि भाई, क्या यूपी के सभी जिले क्या ऐसे ही हैं कि मुख्यमंत्री के लिए अभिशाप बने हुए हैं? तो मैंने कहा, मैं वहां जरूर जाऊंगा बिजनौर में, और रात्रि भी रुकूंगा। प्रशासन ने कहा, साहब यहां गेस्ट हाउस बहुत खराब स्थिति में है। मैंने कहा, भी खराब स्थिति में है तो क्या कोई तो रुकता होगा वहां? अगर मंत्री रुक सकता है, विधायक रुक सकता है, सांसद रुक सकता है, तो मैं उससे अतिरिक्त तो थोड़े हूं। मैं वहीं रुकूंगा, और रात्रि को रुका मैं वहां पे। ऐसे ही आगरा के लिए कहा जाता था कि आगरा में सीएम जाएंगे, तो पहले के सीएम जाते थे, वो अपने 5 स्टार होटल में रहते थे, कहते सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री रुकता तो वहां भूत आता है। तो मैंने कहा, भी आप देखें, ये बोला जाता था। तो मैंने कहा, मेरे लिए तो क्या भूत हों चाहे देव हों, सब एक हैं। और मैंने कहा, मैं भी रात्रि में अगर आता है जरूर संवाद करना चाहूंगा उनसे कि भाई क्या स्थिति है। और मैं गया वहां, रात्रि को रुका। मैं सर्किट हाउस में केवल इसलिए गया था कि रात्रि को मैं सर्किट हाउस में ही रुकूंगा। मैं 10 बजे तक, 11 बजे तक देखता रहा, अब भूत आएगा तब आएगा, लेकिन आया नहीं। उसके बाद मुझे नींद आई। सुबह 4 बजे मेरी नींद खुली। बहुत अच्छा सुहावना मौसम था। मैं सर्किट हाउस खोला, बाहर निकला, अंधेरा था, बाहर की स्ट्रीट लाइट चल रही थी, सुरक्षा वाले अलर्ट मोड पर थे, लेकिन मैं निकला, 1-2 राउंड लगा करके फिर मैं अंदर आया। यानी कैसी कैसी बातें लोग कहते थे उत्तर प्रदेश के बारे में, और किस प्रकार से व्यवस्था को बाधित करके लोगों ने उत्तर प्रदेश के विकास में बाधाएं पैदा की थी। आज तो उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में तेजी के साथ दौड़ रहा है, और हर एक क्षेत्र में, यानी उद्योग यहां लग रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपके सामने एक उदाहरण है। आप में से हर व्यक्ति का विश्वास था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में सहभागिता की, परिणाम रहा उत्तर प्रदेश को 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। यह उद्योग जगत का उत्तर प्रदेश के प्रति विश्वास का एक प्रतीक है। डबल इंजन की सरकार के प्रति आम जनमानस का, कि सरकार की स्थिरता, सरकार का स्थायित्व
उद्योग को प्रोत्साहित करेगा। और इंडस्ट्री हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं है, सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार ही नहीं है, बल्कि भारत का सबसे युवा प्रदेश भी है। हमारी 56% आबादी ऐसी है जो कामकाजी है। इस कामकाजी युवा के लिए कार्य की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है। और ये केवल सरकारी नौकरी से नहीं होगा, अच्छी इंडस्ट्री यहां लगेगी, इंडस्ट्री के अनुकूल माहौल हम देंगे तो स्वाभाविक रूप से यहां के युवाओं का प्लेसमेंट वहां होगा, उनको नौकरी मिलेगी, रोजगार के अवसर होंगे और उनको भी यहां पर रोजगार के सृजन में मदद करने में वे लोग भी न केवल आगे बढ़ेंगे बल्कि उसके माध्यम से वे भी रोजगार के सृजन में मददगार बन सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा का बेहतर माहौल होना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको आज वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे आपको मिलेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वह है एमएसएमई का सबसे अच्छा बेस, सबसे अच्छा क्लस्टर। एक बड़ा उद्योग आता है, उसके साथ एमएसएमई के अन्य उद्यम स्थापित होने में समय लगते हैं और फिर एक मार्केट चेन बनने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सब पहले से मौजूद है। प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को डिफेंस कॉरिडोर के एक नए हब के रूप में विकसित करने के पीछे की जो मंशा है, याद करिए देश के 2 वे राज्य लिए गए जहां पर एमएसएमई का सबसे अच्छा बेस है, एक उत्तर प्रदेश और दूसरा तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश ने अपनी एमएसएमई को, जो एक प्रकार से 2017 के पहले मृतप्राय सा हो गया था, उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी अनेक कार्यक्रम बनाए। आपने देखा होगा, हमने उसकी मैपिंग की, हमने उसको नई डिजाइन के साथ, मार्केटिंग के साथ, पैकेजिंग के साथ जोड़ने की कार्रवाई की और फिर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में उसकी एक ब्रांड की। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रारंभ की गई 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना आज भारत सरकार की योजना बन गई है। पूरे देश के अंदर वह लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। इस योजना ने उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में स्थापित करते हुए एक्सपोर्ट हब के रूप में भी बदलने में मदद की है। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट वर्तमान में उत्तर प्रदेश कर रहा है। ऐसे ही अन्य परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए सन 2019 में हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना प्रारंभ की थी। विश्वकर्मा श्रम सम्मान परंपरागत जो हमारे हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, जो कार्य करते थे स्थानीय स्तर पर, ये सभी उसको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसका परिणाम क्या है? लगभग 1 लाख हस्तशिल्पी और कारीगरों की ट्रेनिंग, उन्हें बैंक से जोड़ना और उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई हम लोगों ने अब तक संपन्न की है। और मुझे प्रसन्नता है कि यूनियन बजट ने भी इस वर्ष विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है और विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत उन्हीं श्रेणियों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करता है। हम लोग आज भी इस बात को महसूस करते हैं और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, मैं गांवों में जाता हूं या शहर में जाता हूं, मुझे वहां पर बड़ी संख्या में युवा दिखाई देते हैं। क्या हम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने गांवों को अलग अलग कार्यों की दिशा से क्या उन्हें प्रशिक्षित नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये कार्य हमारे गांव भी कर सकते हैं। एमएसएमई की दिशा से इनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है, बड़ा रोल हो सकता है। उनकी ट्रेनिंग, उसको मार्केट से के साथ जोड़ देना, मार्केट लिंक उसका हो जाएगा तो उसको ही पता होगा कि उसको क्या करना है, कैसे करना है।
इन चीजों को आगे बढ़ाने में हम बड़ी मदद कर सकते हैं और वह एक अवसर है हमारे सामने। आज आप जाइए, देखिए, आप यूरोप में जाइए, रेडीमेड गारमेंट्स में आपको बांग्लादेश नजर आता है, वियतनाम नजर आता है, फिर चीन नजर आता है। हमारी 140 करोड़ की आबादी में भारत कहां है? उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी में आधी आबादी और हमारे युवाओं का, मैंने कहा पहले का 56% आबादी हमारी युवा है। उस 56% युवा के लिए क्या हम रेडीमेड गारमेंट्स का या फ्लैटेड फैक्ट्री का जो ये मॉडल आज दिया गया है, इसको आगे बढ़ाने में या गांव को ही मैन्युफैक्चरिंग के एक नए हब के रूप में विकसित करने में क्या हम लोग कुछ अपने स्तर पर भी मदद कर सकते हैं? कुछ नया मॉडल हम दे सकते हैं? हो सकता है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है। प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। विश्वकर्मा योजना या विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं उसमें मददगार होंगी, राज्य सरकार भी इसमें देगी। या पीएम इंटर्नशिप की स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत हर शिक्षित बेरोजगार को, यानी जो हमारा छात्र है विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहा है, इसी दौरान उसकी इंटर्नशिप की योजना किसी भी सरकारी या निजी क्षेत्र के कार्यालय में, उनकी इंडस्ट्री में या इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके उनकी इंटर्नशिप की स्कीम के साथ जोड़ना। आपको एक तो सस्ता मैन पावर मिलेगा, जितना मानदेय आप देंगे उसमें से आधा आप दीजिए, आधा गवर्नमेंट उसमें मदद करेगी। 1 वर्ष का उनका इंटर्नशिप होगा, 1 वर्ष के कार्यक्रम के बाद एक सर्टिफिकेट देकर के आप उसको भेजेंगे। आपका उसको के प्रति एक सकारात्मक रुख रहेगा और व्यक्ति जब भी अपने जीवन में आगे कहीं भी कोई प्रोग्रेस करेगा तो याद रखना, आपकी और आपकी इंडस्ट्री के प्रति उसका सकारात्मक रुख होगा, बहुत सकारात्मक रुख होगा। उस सकारात्मक रुख के लिए आपकी इंडस्ट्री को और आपको वो जानेगा कि देखिए मैंने अपना इंटर्नशिप फलानी इंडस्ट्री से किया था, और फिर वह आपके लिए जीवन भर मददगार बनेगा। स्कीम शासन की, आपको केवल उसके साथ जुड़ना है। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में आपको भी बहुत मदद मिल सकती है। इस कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस वर्ष हमने सीएम इंटर्नशिप स्कीम में 7 लाख युवाओं को जोड़ने का एक लक्ष्य रखा, 7.5 लाख युवाओं को जोड़ने का एक लक्ष्य रखा है। प्रदेश के युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश ने वर्तमान में अन्य तमाम कार्यक्रम किए हैं। हम 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। अब तक 20 लाख युवाओं तक हम पहुंचा चुके हैं। इस वर्ष 25 लाख युवाओं को हम लोग इस वित्तीय वर्ष में ये उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इंडस्ट्री को इन शिक्षित नौजवानों की सेवाएं लेनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। इंडस्ट्री के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैंने देखा है अक्सर कि हम लोग ने, जैसे इस समय हमारी 2 स्कीम चल रही है सीएम फेलोशिप की। एक इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने 100 यूथ को अलग अलग इंडस्ट्री के साथ जोड़ा है, जो आपकी किसी भी समस्या का समाधान स्वयं करने में सक्षम है। वे आपके साथ मिलकर के राज्य सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कार्यक्रम को या प्रदेश सरकार के निवेश मित्र पोर्टल के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने में मददगार करेंगे। और दूसरा है, प्रदेश के अंदर 100 यूथ को हम लोगों ने 100 एस्पिरेशनल विकास खंड के लिए तैनात किया।